आज के इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे एनजीओ क्या होता है, भारत में एनजीओ कितने प्रकार के होते हैं और राजस्थान में एनजीओ कैसे रजिस्टर करें, क्या एनजीओ अपने नाम से ज़मीन खरीद सकता है, क्या एनजीओ स्कूल, अस्पताल और ऑफिस बना सकता है, किन कानूनी नियमों का पालन करना ज़रूरी है। अगर आप समाज सेवा करना चाहते हैं या अपना एनजीओ शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए पूरी जानकारी देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी एडवोकेट सुरेंद्र पाल सिंह मीणा और आज हम विस्तार से जानेंगे एनजीओ के बारे में कि एनजीओ क्या होता है। एनजीओ का पूरा नाम है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, गैर सरकारी संगठन। ये ऐसा संगठन होता है जो बिना निजी लाभ कमाने के उद्देश्य से समाज की सेवा करता है। और एनजीओ के प्रकार अलग अलग हो सकते हैं और एनजीओ निम्न क्षेत्रों में काम कर सकता है, जैसा कि शिक्षक, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, बाल विकास, आदिवासी विकास, पर्यावरण, गरीबों की सहायता, कानूनी सहायता, कौशल विकास, आपदा राहत, वृद्धाश्रम और अनाथालय। इस प्रकार के अनेकों कार्य जो समाज हित में हैं, उस समाज के हित के लिए, उनके विकास के लिए एनजीओ बनाकर सेवा में सहयोग किया जा सकता है। अब हम जानने का प्रयत्न करेंगे दोस्तों कि भारत में एनजीओ के प्रकार कितने हैं, किस तरह के एनजीओ होते हैं और एक एक करके हम उन सभी एनजीओ के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अगर आप अब तक इस चैनल पर बने हुए हैं या चैनल पर नए हैं तो इस प्रकार की लीगल इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने चाहने वाले अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, भारत में मुख्य 3 प्रकार के एनजीओ बनाए जाते हैं। पहला, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। ट्रस्ट डीड के माध्यम से बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? ट्रस्ट डीड के माध्यम से बनाया जाता है। आमतौर पर स्कूल, अस्पताल, आश्रम, धार्मिक संस्था और चैरिटी कार्य के लिए उपयोग किया जाता है। जो ये पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट बनता है, ये किस प्रकार के कार्य करता है? तो दोस्तों, अलग अलग अपने अपने समाज के हिसाब से कोई स्कूल चलाने के लिए इसको रजिस्ट्रेट कर सकता है, अस्पताल, आश्रम या धार्मिक जो भी काम करते हो उसके लिए भी आप ट्रस्ट को बनाकर चैरिटेबल कार्य कर सकते हैं। दूसरा, हम बात करेंगे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन। पहले हमने पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट की बात की है हमने, और दूसरा है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत पंजीकरण होता है। यह सबसे अधिक लोकप्रिय प्रकार है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, सामाजिक विकास जैसे अनेक कार्य किए जाते हैं। और दोस्तों, तीसरा जो बात करते हैं, सेक्शन 8 कंपनी। ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत बनाई जाती है और सबसे अधिक पारदर्शी और प्रोफेशनल संस्था मानी जाती है। बड़े प्रोजेक्ट और सीएसआर फंड प्राप्त करने के लिए ये अच्छा विकल्प है। दोस्तों, बड़े प्रोजेक्ट और सीएसआर क्या होता है, इसके ऊपर अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में आप ज़रूर बताइए। सीएसआर फंड क्या होता है। इसको जैसे ही आप ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो या एनजीओ बनाते हो तो फंड की आवश्यकता होती है। तो सीएसआर फंड को कैसे लिया जाता है, इसके ऊपर अगर मैं डिटेल्स में वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और एनजीओ रिलेटेड भी अगर कोई आपकी क्वायरीज़ है या कैसे बनाया जाता है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, किस प्रकार चलाया जाता है, या वट एवर क्वेश्चंस यू कैन कनेक्ट विद अस। सो हम प्रयास करेंगे कि आपके क्वेश्चन का जवाब दें और आपकी समस्या का समाधान लाने का प्रयत्न करेंगे। अब बात करते हैं राजस्थान में एनजीओ कैसे रजिस्ट्रेशन करें, या फिर आप किसी और राज्य में रहते होंगे। इफ़ यू आर बिलोंग टू अदर स्टेट, वेर एवर यू आर, आप कहीं से पर भी वीडियो देख रहे हो, अपने अपने राज्य में अलग अलग नियम हो सकते हैं। तो कैसे रजिस्ट्रेशन करें? तो दोस्तों, सिंपल है, कम से कम सदस्यों का समूह बनाएं
जैसे कि सोसाइटी के लिए 7 सदस्य आवश्यक होते हैं। 7 सदस्य कोई भी हो सकते हैं, 7 सदस्य फैमिली के हो सकते हैं, 7 सदस्य फ्रेंड हो सकते हैं, वट एवर एज यू विश इट आप सिलेक्ट कर सकते हो। कम से कम 7 होने चाहिए सदस्य की आवश्यकता होती है, अधिक से अधिक आप कितने भी रख सकते हो। फिर एनजीओ का नाम चुनिए। दोस्तों एनजीओ देखो, एनजीओ बनाते हैं तो प्रोफेशनल लगना चाहिए कि फॉर व्हाट पर्पस यू आर तो मेकिंग द एनजीओस। नेम शुड बी अट्रैक्टिव एज नाउ इज वर्ल्ड इज चेंजिंग, डे आर चेंजिंग। ऐसा नाम हो जो आपके कार्य के से रिलेटेड है, व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाट एनजीओ नेम शुड बी मैच, समथिंग यूनिक आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये आपको फ्री में टिप्स दिए, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है व्हाट यू वांट टू कीप योर एनजीओ नेम्स। ध्यान रखें कि नाम किसी दूसरे रजिस्टर संगठन से मिलता जुलता ना हो। देखो दोस्तों, किसी की कॉपी नहीं करना, किसी का नाम समझ लो दूसरा नाम है समथिंग एल, सो आप उसी नाम से नहीं बना सकते, यू हैव टू टेक यूनिक नेम। ठीक है, जैसा कि फॉर एग्जांपल अपन बात करें जियो मार्ट, अब जियो ऑलरेडी बना हुआ है तो आप नहीं बना सकते। ऐसे किसी भी कोई भी कंपनी है, एयरटेल है या फिर कोई अल्ट्राटेक है या फिर सामाजिक सेवा का कोई नाम है, तो 2 नाम ऑलरेडी बने हुए हैं जिनका नाम ट्रेड, जिनके नाम से रजिस्ट्रेशंस आपको जो मिल चुका है, ट्रेडमार्क लिया हुआ है, ऐसे नाम इस्तेमाल आप नहीं करोगे। और उद्देश्य तैयार करें कि जो पहला तो आपने नाम सेलेक्ट कर लिया, अब उद्देश्य आपको लिखने होंगे कि भाई इस एनजीओ को बनाना क्यों है, क्या कारण है, क्या उद्देश्य है आपके एनजीओ को बनाने का। उदाहरण के लिए मैं आपको हिंट देना चाहूँगा कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है, महिला विकास है, आदिवासी विकास है, कानूनी सहायता, पर्यावरण संरक्षण से। सो इस प्रकार के अनेक नाम आप जोड़ के अपनी संस्था में कोई भी उद्देश्य ऐड कर सकते हैं और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए संस्था का गठन किया जाता है। 4th मेमोरेंडम एंड रूल्स एंड रेगुलेशन तैयार करें। 4th क्या स्टेप होगा कि आप जब संस्था बनाते हो तो मेमोरेंडम भी बनाना पड़ेगा कि उसमें रूल्स भी होंगे, रेगुलेशन भी होंगे, क्या है वो सब लिखित में होंगे। इन सारे टॉपिकों पे हम विस्तार से एक अलग वीडियो बन सकता है दोस्तों, कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखेंगे इसको, इन सारों के ऊपर अगर आप चाहते हो कि मैं डिटेल में इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट करिए। सभी 10 सदस्यों के दस्तावेज़ तैयार करें, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फ़ोटो, एड्रेस प्रूफ। रजिस्ट्रार के पास आवेदन जमा करें, रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट है वो उसको आप प्राप्त करें। सेक्शन 8 के लिए पान एवं टेन बनवाएं। ओके दोस्तों, सेक्शन 8 कंपनी अगर बनानी है तो उसके लिए पहले आपको पान और टेन भी बनाना आवश्यक है। बैंक अकाउंट खोलें, बैंक अकाउंट तो खोलना ही पड़ेगा ना भाई, आप समाज सेवा कर रहे हो तो फ्री में तो होने वाला नहीं, नीडेड द मनी, विदाउट मनी हाउ यू विल डू इट। सो बैंक अकाउंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सो यदि आप दान प्राप्त करना चाहते हैं तो आवश्यकता अनुसार इनकम टैक्स के तहत 12AB तथा ATG पंजीकरण कराएं। यदि आप विदेश से फंड लेना चाहते हैं तो अलग से FCRA रजिस्ट्रेशन आवश्यक होता है। और FCRA रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, क्या होता है, इन सारे टॉपिकों के ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर यू, अगर आप चाहते हैं तो, और वीडियो समझ में नहीं आए तो 1-2 बार आप दोबारा आप देख सकते हो दोस्तों। सो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब बात करेंगे, आपका एनजीओ बन गया, नाम सिलेक्शन कर लिया, रजिस्ट्रेशन हो गया, अकाउंट खुल गया, सब हो गया। अब आपके पास दान भी आ गया है, आप सेवा भी कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो समाज में, समाज के विकास के लिए, यू आर डूइंग वंडरफुल जॉब। अब आप चाहते हो कि आपका एनजीओ आपने पहले एक राज्य के लिए बनाया था, शुरू किया था, नाउ यू वांट टू एक्सपेंड, आपका दूसरे राज्य में भी वो सेवा शुरू करना चाहते हैं, समाज का वर्क करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे आप। तो क्या आप दूसरे राज्यों में भी काम कर सकते हो? यस। और क्या दूसरे राज्यों में भी ऑफिस खोल सकते हो? यस। इस सवाल का जवाब है यस, यदि एनजीओ विधिवत पंजीकृत है और उसके नियम, ट्रस्ट, डीड, सोसाइटी रूल्स या MOA इसकी अनुमति देते हैं तो एनजीओ अपने नाम से संपत्ति खरीद सकता है। लेकिन ध्यान रखें, जमीन संस्था के उद्देश्य के लिए ही उपयोग
होनी चाहिए। यू कैन बाई लैंड ऑल्सो। एनजीओ जमीन किस उद्देश्य से खरीद रहा है, आप ज़मीनें भी खरीद सकते हो, मगर ज़मीन जो है एनजीओ जमीन किस उद्देश्य से खरीद सकता है। एनजीओ निम्न कार्यों के लिए भूमि खरीद सकता है: ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, अस्पताल, डिस्पेंसरी, वृद्धाश्रम, अनाथालय, प्रशिक्षण केंद्र, महिला सहायता केंद्र, सामुदायिक भवन, लाइब्रेरी, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, खेल मैदान, रिसर्च सेंटर, कृषि प्रशिक्षण केंद्र। इन सारे कार्यों के लिए एनजीओ जमीन खरीद सकता है। क्या एनजीओ स्कूल खोल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल खोल सकता है, लेकिन केवल ज़मीन खरीद लेना पर्याप्त है? नो दोस्तों, संबंधित विभाग से मान्यता, रिकॉग्नाइजेशंस तथा अन्य आवश्यक अनुमतियाँ लेनी जरूरी होती है। क्या एनजीओ अस्पताल खोल सकता है? हाँ, एनजीओ अस्पताल खोल सकता है, लेकिन इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के नियमों का पालन करना होगा। डॉक्टर, भवन, उपकरण, लाइसेंस तथा अन्य आवश्यकता स्वीकृतियाँ लेनी होगी दोस्तों। क्या एनजीओ दान की ज़मीन स्वीकार कर सकता है? कोई दान देता है? यस, हाँ, यदि कोई व्यक्ति या संस्था एनजीओ को भूमि दान करना चाहे तो रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड के माध्यम से भूमि एनजीओ के नाम हस्तांतरित की जा सकती है। और भी आपके मन में सवाल होंगे, एनजीओ को ज़मीन खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ये क्वेश्चंस काफ़ी साथियों ने मुझसे पूछा। तो दोस्तों, आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार ध्यान दें, ज़मीन का स्पष्ट टाइटल हो, विक्रेता वैध मालिक हो, भूमि पर कोई विवाद न हो, भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अनुरूप हो, आवश्यक होने पर भूमि उपयोग परिवर्तन लैंड यूज़ कन्वर्जेशन कराया जा सकता है, रजिस्टर्ड विक्रय विलेख शेल डीड कराई जाए, संस्था की बैठक का प्रस्ताव रिजोल्यूशंस पारित किया जाए, खरीद का पूरा रिकॉर्ड संस्था के खातों में दर्ज हो। सो ये सारे विषय आप ध्यान से एक बार सुन लेना। एनजीओ को मिलने वाला लाभ: समाज सेवा, सरकारी योजनाओं में भागीदारी, सीएसआर फंड, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, टैक्स से संबंधित उपलब्ध लाभ यदि पात्रता पूरी हो, गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता। दोस्तों, हमने अब तक बात करी है कि कैसे एनजीओ क्या होता है, एनजीओ कितने प्रकार के होते हैं, एनजीओ का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, क्या एनजीओ ज़मीन खरीद सकता है, कहीं दूसरी जगह भी ऑफिस कार्य शुरू कर सकता है। इन सारे पॉइंटों पे हमने डिस्कशन किया है। अगर आपको ये सारे पॉइंट अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। यदि आपका उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाना है तो एनजीओ एक प्रभावी माध्यम है। दोस्तों, राजस्थान में पंजीकरण के बाद संस्था अपने उद्देश्यों के अनुसार कार्यालय, स्कूल, अस्पताल, प्रशिक्षण केंद्र और अन्य सामाजिक परियोजनाओं के लिए संपत्ति खरीद सकती है, बशर्ते संबंधित कानूनों और आवश्यक अनुमतियों का पालन किया जाए। अगर आपको एनजीओ रजिस्ट्रेशन, ट्रस्ट, सोसाइटी, सेक्शन एक्ट, कंपनी, ज़मीन खरीदने की कानूनी प्रक्रिया या स्कूल एवं अस्पताल शुरू करने से संबंधित और जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें एनजीओ गाइड पार्ट 2, तो हम डिटेल में दोस्तों दूसरा और वीडियो लेकर आएंगे। नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट सुरेंद्र पाल सिंह मीणा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।